नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुछ ही हिस्सों में से ही मीडिया ने यह जरूर बताया कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में मरने वालों की सरकारी संख्या से अलग शमशान और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। इन तमाम रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस छपकर गुजर जाने दिया गया। मरने वालों की सरकारी संख्या में एक बार भी संशोधन नहीं किया गया। भारत के नागरिकों को पता ही नहीं आधिकारिक तौर पर कि कोविड की दूसरी लहर में कितने लोग मरे हैं। भारत का नागरिक समाज इस सरकारी झूठ को भी पचा सकता है। यह उसके पतन का एक और उदाहरण है। यह साबित हो गया कि समाज के बीच खड़े होकर सरकार मरने वालों की संख्या छिपा सकती है, जबकि मौत समाज के घरों में हुई है। सरकारों ने झूठ बोलने के मामले में ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है। बिहार के बक्सर में कितनी मौतें हुई, इस पर मुख्य सचिव 6 की संख्या बताते हैं और पटना के डिविजनल कमिश्नर 789 की, वो भी अदालत में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते हुए कितने शिक्षक संक्रमित हुए, उसके कारण कितने शिक्षकों की मौत हुई, इसे लेकर सरकार और शिक्षक संघ आमने सामने हो गए। सरकार कहती रही कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है। शिक्षक संघ कहता है कि 1621 शिक्षकों की कोविड के कारण मौत हुई है। ये सभी पंचायत की ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए। यह मामला केवल मुआवजे की मांग मान लेने की लड़ाई और मांग मान लेने की बात तक सीमित नहीं है। यह मामला बताता है कि हम सरकारी आयोजनों में कोविड को लेकर कितने लापरवाह हैं। ऋतु द्विवेदी, नीतू सिंह, शिखा श्रीवास्तव, अंजू गंगवार, प्रीति गोस्वामी, फराह रईस, अजीत कुमार यादव, विजय कुमार सिंह, मोहम्मद आलिम, महेंद्र पाल सागर, सोमपाल गंगवार, यामिन राइन, कोमल अरोड़ा। हमारे पास सभी की तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो आपने देखी बरेली जनपद के शिक्षकों की है, जिन्होंने पंचायत चुनाव में ड्यूटी की थी और उस दौरान कोविड का संक्रमण हुआ। शिक्षक संघ का दावा है कि इसी कारण इनकी मौत हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ने बरेली और पीलीभीत की जो सूची भेजी है, उसमें 46 शिक्षकों के नाम हैं। किस स्कूल में पढ़ाते थे उसका नाम है, किस ब्लॉक में उनकी ड्यूटी लगी थी उसका नाम है, मृत्यु की तारीख लिखी है और उम्र भी। इनका मोबाइल नंबर भी है आश्रितों का। यूपी शिक्षक संघ सिर्फ दावा नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी तरफ से आंकड़े भी रख रहा है। हमें बरेली की सूची में मरने वाले शिक्षकों की उम्र देखने से पता चला कि इनकी औसत उम्र 43 साल है, अधिकतम उम्र 58 साल और न्यूनतम 32 साल। बरेली के शिक्षकों की ड्यूटी 15 अप्रैल को लगी थी। बरेली की सूची से पता चलता है कि 35 में से 17 लोगों की मौत 24 अप्रैल से 1 मई के बीच हुई है, ड्यूटी के 9 दिन बाद से लेकर 14 दिन के भीतर। बरेली के शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह ने 4 शिक्षकों का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है, जिसमें कोविड लिखा है और 8 शिक्षकों की पॉजिटिव रिपोर्ट। वे बाकियों का भी पता लगा रहे हैं। अकेले बरेली में 35 में से 12 शिक्षकों के कोविड संक्रमित होने के प्रमाण आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। सत्येंद्र पाल सिंह का कहना है कि उनके जिले में कोविड से 35 में से 30 शिक्षकों की मौत अस्पताल में हुई। पूरे प्रदेश में 15 अप्रैल से जो पंचायत राज चुनाव आयोजित संपन्न किए गए थे, उसमें 15 अप्रैल को जनपद बरेली में बेसिक शिक्षकों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ड्यूटी के उपरांत कोरोना संक्रमण की वजह से जनपद बरेली में 35 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी आसन्न मृत्यु हो गई, जिनमें से संगठन के पास 8 शिक्षकों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है और 4 शिक्षकों के डेथ सर्टिफिकेट हैं, जिनके लिए संगठन प्रदेश सरकार से यह मांग करता है कि प्रत्येक कोरोना संक्रमण से मृत्यु प्राप्त प्रत्येक शिक्षक के लिए 50 लाख अनुग्रह राशि दी जाए और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर सरकार चाहे तो सबके रिकॉर्ड देख सकती है कि इनकी मौत कोविड से हुई या नहीं और कब हुई। क्या ड्यूटी पर जाने से पहले इनका RT-PCR टेस्ट हुआ था? सुरक्षा के लिए PPE किट दिए गए थे? सिर्फ शिक्षकों के संक्रमित होने का मामला नहीं है, उनसे दूसरों को भी हुआ होगा। अप्रैल माह के 4 दिन यूपी में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुए। 2 मई को मतों की गिनती हुई। 2.5 लाख शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बताया है कि 4 बार पत्र लिखकर चुनाव रद्द करने का आग्रह किया गया, किसी ने नहीं सुनी।
शिक्षकों ने बताया कि पंचायत चुनाव में शिक्षक को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। चुनाव बैलेट पेपर से हुए तो स्टांप लगाना, लोगों की उंगली पर निशान लगाना, वोटिंग कार्ड देखना, पहचान पत्र चेक करना, मतदान के बाद बैलेट पेपर लेकर जिला मुख्यालय तक जाना, ये सब काम था। एक शिक्षक ने बताया कि मतदान के बाद पोलिंग पार्टी को बस से जिला मुख्यालय ले जाया गया। उस बस में 4 से 5 पोलिंग पार्टियां थीं। एक पोलिंग पार्टी में 4 कर्मचारी थे और 2 से 4 पुलिसकर्मी। इसके बाद मतों की गिनती के दिन भी हाथ का ही इस्तेमाल हुआ, एजेंट थे। इस पूरी प्रक्रिया में सामाजिक दूरी का जो आलम रहा होगा वो बस कागज पर ही नजर आता लगता है। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। उस दौरान देश में और यूपी में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। लखनऊ में हाहाकार मचा था, लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा था। मंत्री के फोन करने पर 2-2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी और ये शिक्षक ऐसे माहौल में पंचायत का चुनाव करा रहे थे। शिक्षक संघ का कहना है कि लक्षण आने पर बहुत सारे शिक्षकों ने कोरोना की जांच कराई थी, पॉजिटिव आए। 50% शिक्षकों को तो अस्पताल ही नहीं मिला, ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं। बहुत से शिक्षक प्राइवेट अस्पताल गए जहां इलाज का महंगा खर्चा अपनी जेब से देते रहे, जबकि बेसिक शिक्षकों ने अपने वेतन से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 76 करोड़ रुपए दिए थे ताकि प्रदेश की जनता को कोविड से लड़ने के लिए इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इतने पैसे में तो बेसिक शिक्षक संघ अपने शिक्षकों का इलाज करवा लेता। चुनाव के दौरान ही शिक्षकों के मौत की खबरें आने लगी थीं। 16 मई तक कोविड से मरने वाले शिक्षकों की संख्या 1621 हो गई, जो पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर लगाए गए थे। इनमें 180 से अधिक शिक्षा मित्र भी हैं और अनुदेशक भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में महापंचायत का चुनाव संपन्न हुआ और इसमें हम लोगों की बड़ी तकलीफ रही कि जब शुरुआत में चुनाव हुआ तो हम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे कोरोना बढ़ा हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया और अंत में ये स्थितियां हो गई कि जब हमें लगा कि कोरोना फैल जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई। सरकार से भी हमने विरोध किया कि भाई अब कम से कम इसका इलेक्शन में जो काउंटिंग है उसको रोक दीजिए, लेकिन सरकार ने नहीं रोका। माने सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी वकीलों ने और इसके चुनाव आयोग के वकीलों ने वहां एफिडेविट दिए कि हम विधिवत चुनाव कराएंगे, हम कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लगा देंगे, ये सब बातें कही, लेकिन मुझे लगता था ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद में हमने नहीं माना। तब मुख्य सचिव स्तर पर हम लोगों की बैठक रात को ही हुई, 1 तारीख को हुई, और उसमें लिखित समझौता हुआ कि नहीं, कल दूसरे दिन हम लोग सब व्यवस्थाएं करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएंगे और आप लोग इसकी मतगणना कराइए। हम लोगों ने उसको मान लिया। दूसरे दिन आपने तमाशा देखा कि पूरे प्रदेश में तमाशा हो गया, कोई नहीं माना और उसकी धज्जियां उड़ गई इनके कानून व्यवस्था की और सब जगह कोरोना फैल गया और हमारे लोग भी कोरोनाग्रस्त हो गए और उसके बाद घर घर लोग कोरोना लेकर चले गए। ये स्थितियां आज की तारीख में आई और इसके बाद हम लोगों को दिक्कतें पैदा हो गई। तो ये स्थितियां इस चुनाव में रही। 1 मई को शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट गया था। यह वो समय था जब कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई चल रही थी। अदालत के सामने यह बात थी कि अप्रैल के महीने में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में मतगणना रोकी जा सकती थी, क्योंकि तब तक 700 से अधिक शिक्षकों की मौत की खबरें आने लगी थीं। कोर्ट ने मतगणना की मंजूरी दे दी। अदालत ने एक आदेश और दिया कि सभी मतगणना केंद्र के सीसीटीवी फुटेज रखे जाएं। यूपी चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र में 75 से अधिक लोग नहीं होंगे। यूपी में 829 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ गलत हुआ तो ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। क्या अदालत सीसीटीवी फुटेज देखेगी कि उसके आदेश का कितना पालन हुआ? क्या मतदान केंद्रों का भी सीसीटीवी फुटेज रखा गया होगा? मतदान केंद्र के सीसीटीवी वीडियो से ही पता चल जाएगा कि भीतर क्या हालत थी। यूपी सरकार जब यह विवाद उठा तब मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि 1621 शिक्षकों की मौत कोरोना से हुई है। वह राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट को आधार मानते हुए 3 शिक्षकों की मृत्यु का आंकड़ा देती है। कुछ शिक्षक संगठनों के द्वारा और उसके आधार पर विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा जो लगातार एक गलत सूचना दी जा रही है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के 1600 कुछ शिक्षकों की मृत्यु हुई है, ये आंकड़ा पूरी तरह से गलत है, निराधार है। पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। हमारी उन शिक्षकों के प्रति संवेदना है और उनके आश्रितों को सरकार नौकरी भी देगी और 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। अब यहां कुछ सवाल है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई बयान दिया है?
या आंतरिक तौर पर सरकार को कोई रिपोर्ट दी है? क्या आयोग ने आधिकारिक तौर पर मंत्री जी को बताया है? क्या राज्य निर्वाचन अधिकारी ने अपनी वेबसाइट पर कोई बयान प्रकाशित किया है? हमें तो मिली नहीं। 1621 की संख्या को 3 कहने के कारण ही मामला और विवादित हुआ। अब खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि ड्यूटी के दौरान कोविड से मारे गए सभी कर्मचारियों को मुआवजा मिलेगा। सोशल मीडिया पर जो पत्र वायरल हो रहा है, जिस पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है और उसकी जो हिंदी की भाषा है वो भी काफ़ी अशुद्धियाँ हैं उसमें, वो पूरी तरह फर्जी है। और विश्वस्त सूत्रों से हमने भी शासन स्तर पर पता किया है, ऐसा कहीं भी किसी प्रकार का कोई पत्र शासन से अभी तक जारी नहीं हुआ है। शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार के नियम ही ऐसे हैं कि कोरोना से मौत तभी मानी जाएगी जब तक वो ड्यूटी पर है। अगर ऐसा है तो यह नियम वाकई विचित्र है। सरकार का यह चुनाव आयोग का मानना है कि पंचायत निर्वाचन ड्यूटी के जाते वक्त या ड्यूटी करते वक्त या उसके ड्यूटी करने के बाद घर पहुंचने तक ही जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे ही अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि विश्व भर में ऐसा कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है जिसे संक्रमण आरंभ होने के पहले दिन ही मृत्यु हो गई हो जिसकी। ऐसी स्थिति में यदि किसी शिक्षक ने कोरोना संक्रमण के बाद 2, 4, 6 दिन अपने जीवन को बचाने के लिए इलाज कराया या उसके परिजनों ने उसे बचाने के लिए संघर्ष किया या व्यक्ति ने मौत से जूझने का प्रयास किया, तो उसने कौन सा गलत किया? ऐसी स्थिति में उसके परिजनों को आप अनुग्रह राशि से वंचित कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनैतिक है। यूटा इसका खुला विरोध करता है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में मरने वाले प्रत्येक शिक्षक के, दिवंगत शिक्षक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए यूटा सड़क पर रहकर आंदोलन करेगा, लेकिन उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेगा। शिक्षक संघ का दावा है कि पंचायत की ड्यूटी से लौटे कई शिक्षक अभी भी अस्पताल में हैं और अपने पैसे से इलाज करा रहे हैं। कम से कम इनका तो ख्याल रखा जा सकता है। असलम सिद्दीकी, हुकुम चंद्र वर्मा, मोहम्मद ताहिर, सुनीता रानी, झब्बू लाल, जावित्री देवी, शकील अहमद, अखिलेश कुमार, शशि वर्मा, शिववंश मिश्रा, भारती निषाद, कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, प्रेमनाथ बनवारी लाल गौतम, राम नरेश, शुभम कटियार, निधि वाजपेयी, गीता सिंह, पंकज विक्रम, मेवालाल, सुरेश चंद्र, अनिस फातिमा, पिंकी देवी, शाहिदा जमाल, सालिकराम, जनार्दन पुजारी। सरकार बहुत आसानी से इस लिस्ट के आधार पर पता कर सकती थी। ये सब वो नाम हैं जो नहीं रहे। पंचायत चुनाव में ड्यूटी की तारीख और मृत्यु की तारीख से पता लग सकता है। जिनके पास RT-PCR की रिपोर्ट है, उस आधार पर संक्रमण के आसपास की तारीख का पता लगाया जा सकता है। अगर सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के विज्ञान पर यकीन रखती है तो उसे इस आधार पर काफी कुछ जानकारी मिल सकती है। शिक्षक संघ ने जो सूची दी है उसका कई तरह से अध्ययन किया जा सकता है। इस सूची में कई तारीखें ऐसी दिखती हैं जिस दिन 40 से 50 टीचर की मौत हुई है एक दिन में। कल्पना कीजिए, एक दिन में 50 शिक्षकों की मौत की खबरें आ रही हों। यह सूची बताती है कि दूसरी लहर के बीच चुनाव कराने का फैसला कितना घातक था। चुनावों में बिना सामाजिक दूरी के लोग जमा हुए और गांव में भी संक्रमण उससे फैला होगा। 25 अप्रैल को 79 शिक्षकों की मौत हुई है। 26 अप्रैल को 88 शिक्षकों की मौत हुई है। 27 अप्रैल को 81 शिक्षकों की मौत हुई है। 28 अप्रैल को 74 शिक्षकों की मौत हुई है। 29 अप्रैल को 71 शिक्षकों की मौत हुई। 30 अप्रैल को 81 शिक्षकों की मौत हुई। शिक्षक संघ की सूची के हिसाब से अप्रैल महीने में 6 दिन ऐसे थे जिस दिन कुल 474 शिक्षकों की मौत हुई है। ये सारी तारीखें मतदान के आसपास की ही हैं। कहीं से भी यह घटना सामान्य नहीं है। शिक्षक संघ को अपनी सूची में कुछ और जानकारियां जोड़नी चाहिए। मसलन कब पॉजिटिव रिपोर्ट आई, कब सैंपल दिया, डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, अस्पताल में इलाज किस बीमारी का हुआ, कितना खर्चा हुआ, तभी उनका दावा और ठोस हो सकेगा। 36 साल के अनूप कुमार बाराबंकी में तैनात थे। 20 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। न ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, न ऑक्सीजन एम्बुलेंस। फिर वही सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी और वो आया तो ऑक्सीमीटर में मतलब 90 से लेके 94, 25 शाम को उनका ऑक्सीजन लेवल बता रहा था, 91 से लेके 94 तक। और फिर बाद में इनको वही घबराहट, भैया जानते हैं आप, कहीं अगर आदमी को
ऑक्सीजन ही ना मिले। हर जगह फोन कर करके परेशान, बिल्कुल हर हॉस्पिटल में, कितने हॉस्पिटलों में फोन किए होंगे, कोई वो नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिला? नहीं ना भैया, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला ना, एक ऑक्सीजन की मतलब एम्बुलेंस तक नहीं मिले कि हम उनको वहां से बस्ती लेके चले आए, लखनऊ से बस्ती ले आए, बस्ती कहीं एडमिट करा दें। अब जिसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो वो घबराहट तो होगी कि हाँ अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है तो क्या होगा। तो मेरा छोटा भाई विजय है, तो वो पता लगाया तो एक लोग रिश्तेदार निकले तो कहे ऑक्सीजन मतलब एम्बुलेंस अगर आप व्यवस्था कर लीजिए तो यहाँ आ जाइए तो हम आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं। एक बोतल है अभी हमारे पास और इसको हम मतलब आपको लगा देंगे तुरंत। अब भैया बहुत हम लोग खोजे, कहीं भी ऑक्सीजन वाला एम्बुलेंस ही नहीं मिला। तो फिर थकार के सुबह भाई जब उनका लेवल ऑक्सीजन लेवल 80 के नीचे जाने लगा तब घबराहट बढ़ने ही लगी एकदम से। मतलब ये हुआ कि अब तो इनको ले ही जाना पड़ेगा, एडमिट कराना पड़ेगा। तो फिर हम लोग बिना ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस में लेके आए तो दुबग्गा बाजार के पास है एक मेडिकल प्लस हॉस्पिटल है, एक ट्रामा सेंटर है, वहाँ लखनऊ में जाए उनको 26 को। और भैया वही एडमिट कराने के बाद मतलब ऑक्सीजन लेवल जब तक हम लोग वहाँ ले गए, एडमिट कराए, जाने में यहाँ सिनहट तिराहे से लेके वहाँ तक जाने में लगभग पौन घंटा लग गया। काफी भीड़ भी थी सुबह के टाइम में और उनका ऑक्सीजन लेवल 45 आ चुका था। मतलब उसी 1-1.5 घंटे में पता नहीं मतलब क्या ऑक्सीजन है, कितना चाहिए। मतलब वही है जो आदमी घर पे जो चीज नहीं व्यवस्था कर सकता है कि कैसे कमी हो जाती है अचानक, कितना समझ में ही नहीं आता है भैया। हमारे तो आंखों के सामने सब हुआ, आप रोइए मत, विश्वास ही नहीं होता है आज तक मुझे। बिल्कुल अभी सोचिए हम अपने बच्चे को नहीं बता पाए, वो पापा पापा कहती कि पापा कहाँ है, पापा लखनऊ में है, पापा खाना खा रहे, मम्मी की रही, यही सब। आप रोइए मत, अब ऐसी स्थिति क्या बताएं आपको। ऑक्सीजन ना मिलने और अस्पताल ना मिलने का सदमा न जाने कितने परिवारों को सताएगा। वो इस बात से कभी नहीं उबर पाएंगे कि विश्वगुरु भारत में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। अभी भी लोग गांव में ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहे हैं। सरकार भले 1621 की मौत को 3 मानती रहे या कुछ भी मानती रहे, लेकिन ये तस्वीरें परिवारों और परिचितों की स्मृतियों में जिंदा हैं और रहेंगी। किसी दोस्त, किसी पति, किसी पिता, किसी भाई, किसी बहन, किसी मां और किसी बेटे को याद रहेगी ये बात कि उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनकी मां और टीचर जो पढ़ाती थी पंचायत चुनाव की ड्यूटी में गई थी, वहां से आने के बाद कोरोना हुआ और बाद में मौत हुई। इलाज न मिलने से भी कुछ मौतें हुई। भले ही ये स्मृतियां हिंदू मुस्लिम की राजनीति वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आगे धुंधली पड़ जाएं, लेकिन ये तस्वीरें याद दिलाती रहेंगी कि उन्हें संक्रमण क्यों हुआ जब उनकी मौत हुई। तो क्या अस्पताल उपलब्ध था, क्या ऑक्सीजन उपलब्ध था, क्या वेंटिलेटर मिला, क्या इंजेक्शन मिला। नफरत की आग तेजी से फैलती है और जहां फैल जाती है वहां झूठ की दीवार ऊंची हो जाती है। फिर आप उस सच को नहीं देख पाते। यह लड़ाई केवल मुआवजे के लिए नहीं है बल्कि हिसाब रखने के लिए है कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेर बनने वाले लोग अपने सहयोगी की मौत की संख्या सरकार के कागज के टुकड़े में दर्ज कराने के लिए कितना संघर्ष कर रहे थे, जिसे हम और आप रिकॉर्ड कहते हैं। जब नैतिकता ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक में बेच रही हो, उस नैतिकता से आप उम्मीद ही क्यों रखते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए छात्रों से जो अपने टीचर को लंबे समय तक याद रखेंगे, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, ना कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़कर हैवान बनने के लिए। एक तरफ यूपी सरकार कर्फ्यू लगा रही थी, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव करा रही थी। सबको पता था कि कोविड की दूसरी लहर भयानक है। कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता था, जिंदगी वापस नहीं आएगी। जब गंगा में बहती लाशें साबित नहीं कर सकी तो बाकी से क्या उम्मीद। शिक्षक संघ शायद धार्मिक मुद्दों पर तेवर दिखाता तो उसके सदस्यों की पूछ आज ही बढ़ जाती। बहुत से शिक्षकों को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। दरअसल उन शिक्षकों से ही आंखें मिलाकर बोल रहा हूं कि धर्म की राजनीति से आपको क्या मिला। शिक्षक संघ के सदस्य अपने ग्रुप के व्हाट्सएप फॉरवर्ड में मेरे सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। जवाब अपने पास रख लें। विनोद कुमार बस्ती के रहने वाले थे। 2011 में सहायक शिक्षक बने। 19 अप्रैल को चुनाव की ड्यूटी पर गए। 24 अप्रैल को तबीयत खराब हुई। 25 तारीख को तबीयत बिगड़ी और ऑक्सीजन का स्तर नीचे चला गया। किसी सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिली। अपना सिलेंडर लेकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने गए। अस्पताल ने कोविड का टेस्ट नहीं किया, कहा कि टेस्टिंग किट नहीं है। दिल्ली में ही टेस्ट नहीं हो पा रहे थे तो बस्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है।
अस्पताल ने परिवार वालों से कहा कि विनोद को रेमडेसिविर का डोज देना होगा जो कोविड के मरीज को ही दिया जाता है। परिजनों ने रेमडेसिविर की खोज की, नहीं मिला। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद 28 अप्रैल को निधन हो गया। इसके बाद भी अस्पताल ने मृत्यु के कारणों में कोविड नहीं लिखा है। यह फोटो देख लीजिए, इस तरह से रेमडेसिविर के 6 डोज लाने के लिए लिखा गया है। अस्पताल की पर्ची नहीं है ये। कमाल है, सिगरेट की डिब्बी पर नाम और नंबर नोट करने जैसा लगता है। 55,000 इलाज पर खर्चा आया। विनोद परिवार में अकेले कमाने वाले थे। ऑक्सीजन का स्तर गिर गया है, रेमडेसिविर का इंजेक्शन खोजा जा रहा है और डेथ सर्टिफिकेट में कोविड ना लिखा हो तो समझ सकते हैं कि आंकड़ों को झुठलाने के लिए कितनी मेहनत की गई है। शिक्षकों की मौत का मामला इलाज व्यवस्था की पोल भी खोलता है। शिक्षक संघ ने मरने वाले शिक्षकों की सूची जारी की है, उसमें विनोद का जिक्र 1144वें नंबर पर है। 19 अप्रैल को गोंडा जिले में चुनाव में ड्यूटी लगा था। वहां पर गए, उन्हें खांसी जुकाम बुखार हुआ और उनका तबीयत खराब हो गया। वहां से आने के बाद दूसरे दिन उन्हें सांस लेने में समस्या होने लगी। फिर हम सभी लोग बस्ती जिले के श्री कृष्णा मिशन अस्पताल में लेकर गए तो वहां डॉक्टर ने इनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जो कि 60 से भी कम 55-56 चल रहा था और ऑक्सीजन की व्यवस्था अस्पताल में नहीं थी और डॉक्टर ने इन्हें भर्ती करने के लिए मना कर दिया। पर बहुत कोशिशों के बाद डॉक्टर ने भर्ती करने के लिए कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। पर उनकी समस्या और अधिक बढ़ती जा रही थी तो हम सभी लोगों ने उन्हें कोविड जांच करने के लिए कहा। पर अस्पताल में ना तो कोविड जांच करने के लिए कोई एंटीजन किट थी और ना ही RT-PCR जांच करने की किसी भी प्रकार की व्यवस्था थी। उनकी हालत और बिगड़ती गई। तब डॉक्टर ने इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के लिए कहा जो कहीं भी ढूंढने पर मिल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिशों के बाद पता चला कि लखनऊ के एक फार्मेसी पर मिल रहा है, पर उसका दाम 50,000 रुपये मांग रहा था। पर वहां पर गए तो उसने भी मना कर दिया और फिर इनका हालत और गंभीर होती गई और फिर किसी भी प्रकार डॉक्टर को बुलाने पर वहां पर आते नहीं थे और इनकी समस्या बढ़ती गई और 28 अप्रैल को रात 8 बजे इनका डेथ हो गया। कोविड से होने वाली मौतों की गिनती के अलग अलग नियम हैं। कोई मरीज कोविड पॉजिटिव होकर अस्पताल में दाखिल होता है, लंबे समय तक भर्ती रहता है और इस दौरान कोविड निगेटिव हो जाता है। निगेटिव तो हो जाता है लेकिन कोविड के कारण ही उसके शरीर के दूसरे अंग खराब होने लगते हैं और उसे वेंटिलेटर पर डाला जाता है, उसकी मौत हो जाती है। उसकी गिनती कोविड से होने वाली मौत में नहीं होती है। मेरे परिचित के साथ ऐसा ही हुआ। इस तरह से न जाने कितनी मौतों को छिपा लिया गया होगा। ICMR ने कोविड से होने वाली मौतों की पहचान के लिए गाइडलाइन बनाई है जिसके अनुसार अगर कोविड पॉजिटिव व्यक्ति बिना किसी लक्षण के भी मरता है तो उसकी मौत कोविड में गिनी जाएगी। अगर एक कोविड पॉजिटिव मरीज सांस की तकलीफ से मर जाता है तो मौत का कारण कोविड ही लिखा जाएगा। लिखा है कि अगर किसी कोविड पॉजिटिव मरीज को पहले से कई बीमारियां हैं तो उसके सांस की तकलीफ से मर जाने का चांस बढ़ जाता है। अगर ऐसे मरीज में उसकी पूर्व बीमारी को मौत का कारण नहीं बताया जाएगा, कोविड ही मौत का कारण माना जाए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड टेस्ट के बिना होती है या वो टेस्ट में नेगेटिव पाया जाता है पर उसमें कोविड के लक्षण पाए गए तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को कोविड से संदिग्ध या संभावित मौत में गिना जाए। क्या हर राज्य में इसी आधार पर नियम बनाए गए हैं और आधार कार्ड लेने के बाद गिनती हो रही है? टीका से पहले आधार कार्ड का नंबर भरा जाता है कोविन पर, तब आप जाते हैं टीका लेने। क्या उसी तर्ज पर एक अलग वेबसाइट नहीं हो सकती कि जहां मृतक का आधार कार्ड नंबर डालकर पंजीकरण कराया जा सके और संख्या अपने आप सामने आ जाए? शमशान में जब आधार कार्ड लिया जा रहा है तो वहीं पर कोविन जैसी वेबसाइट पर आधार नंबर देकर मृतक का नाम क्यों नहीं दर्ज हो सकता डिजिटल इंडिया, ताकि संख्या में गड़बड़ी ना हो? बस्ती के टीचर विनोद कुमार का ही केस लीजिए। अस्पताल के पास कोविड की जांच का किट नहीं है, इलाज कोविड का हो रहा है तो डेथ सर्टिफिकेट पर क्या लिखा होना चाहिए? पंचायत में ड्यूटी केवल शिक्षक नहीं कर रहे थे, कोरोना के बीच पुलिस विभाग के लोग भी ड्यूटी कर रहे थे। जाहिर है वे भी संक्रमित हुए होंगे और कुछ की जानें गई होंगी, तो उनके संगठनों ने शिक्षकों की तरह आवाज क्यों नहीं उठाई? हम नहीं जानते उनकी संख्या कितनी है,
पंचायत चुनाव में शामिल दूसरे विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी हम नहीं जानते हैं। बरेली के रामवीर सिंह ग्राम विकास अधिकारी थे, 47 साल उम्र थी। पंचायत चुनाव में इनकी भी ड्यूटी लगी थी। शुरुआती लक्षण आने के बाद 14 अप्रैल को जांच कराने पर पॉजिटिव पाए गए। बरेली के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन लेवल गिरता रहा और 17 अप्रैल की शाम 8 बजे इंतकाल हो गया। बड़ा बेटा 8वीं क्लास में है और छोटा पहली क्लास में है। ड्यूटी के ही दौरान उन्हें संक्रमण हो गया था। जांच कराने पर उनकी रिपोर्ट 14 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। ऑक्सीजन लेवल गिरने पर 14 अप्रैल को बरेली के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लगातार ऑक्सीजन लेवल गिरने पर 17 अप्रैल को रात्रि 8 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मेरे भाई की उम्र 47 वर्ष थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस मसले को खूब उठाया। उन्होंने अपने कई ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है। 19 मई को उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए मारे गए 1621 शिक्षकों की उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जारी लिस्ट को संवेदनहीन यूपी सरकार झूठ कहकर मृत शिक्षकों की संख्या मात्र 3 बता रही है। शिक्षकों को जीते जी उचित सुरक्षा उपकरण और इलाज नहीं मिला और अब मृत्यु के बाद सरकार उनका सम्मान भी छीन रही है। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए झूठ बोल रही है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब यह झूठ बोल रही है कि चुनावी ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई, जबकि शिक्षक संघ का दिया आंकड़ा 1000 से अधिक है। भाजपा सरकार महाझूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का दुख ये हृदयहीन भाजपाई क्या जाने। तेलंगाना में भी विधानसभा उपचुनाव और निगम चुनावों में भाग लेने वाले 15 शिक्षकों की कोविड से मौत हुई। तेलंगाना के यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन का बयान है कि चुनाव में भाग लेने वाले 500 शिक्षक कोविड पॉजिटिव हुए। शिक्षकों की मौत केवल संख्या की लड़ाई नहीं है। एक अच्छे टीचर और एक अच्छे डॉक्टर का मरना बहुत लोगों को अनाथ कर जाता है। डॉक्टर के मरीज बेसहारा हो जाते हैं और छात्र अपने अच्छे शिक्षक के खोने के साथ एक अभिभावक भी खो देता है। इसलिए इन शिक्षकों की कहानी बताई जानी चाहिए। वो सिर्फ मरे नहीं, बल्कि मरने के पहले उस व्यवस्था को देखकर तड़प रहे थे जो मर चुकी थी। यूपी के 2.5-3 लाख शिक्षक जिनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी थी, क्या अपने 1600 से अधिक सहयोगियों की मौत को सरकारी आंकड़े में दर्ज करा पाएंगे, मुआवजा हासिल कर पाएंगे? यह निर्भर करता है उनके व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आईटी सेल ने कैसा मैसेज भेजा है। इन्हीं झूठे मैसेजों से नागरिकों में नफरत भर दी गई, जिसके कारण वे आंकड़ों में तो नागरिक रहे, लेकिन नागरिक होने का अधिकार खोते चले गए। झूठे मैसेजों से उनकी नागरिक चेतना की हत्या पहले ही हो चुकी है। अफसोस कि शिक्षकों को इस पीड़ा से गुजरना पड़ा। सरकार कहती है 3 ही मरे और वो कहते हैं 1621 मरे। बाकी ब्रेक के बाद। आखिर संवाददाता कितनी जगहों से ये रिपोर्ट करते रहेंगे कि शमशान के रिकॉर्ड में कोविड से मरने वालों की संख्या कुछ और है और सरकार के ऐलान में कुछ और है। कब तक सरकार उन रिपोर्ट को झुठलाती रहेगी और मरने वालों की संख्या संशोधित नहीं करेगी? वो नहीं बदल रही है। सौरभ की रिपोर्ट नोएडा से देखिए कि शमशान के रिकॉर्ड में कोविड से मरने वालों की संख्या क्या है और सरकारी रिकॉर्ड में कोविड से मरने वालों की संख्या क्या है। नोएडा के सेक्टर 94 के शवदाह गृह में एक साथ 3 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिजन सामने लाचार पीपीई किट पहने अपनों को जाते देख रहे हैं। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई को पूरे गौतम बुद्ध नगर में मात्र 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन इस शवदाह गृह घाट के दस्तावेजों में 19 तारीख को
कुल 20 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ है। हम इस वक्त नोएडा के 94 सेक्टर के क्रिमेटोरियम में है और ये रजिस्टर है, ये कल का डेटा है यहाँ पर, और ये कल 19 मार्च यहाँ तारीख लिखी हुई है और टोटल यहाँ पर 20 क्रिमेशंस हुए हैं और ये कोविड बॉडीज़ की डिटेल है जो यहाँ पर है और जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं सिर्फ 5 और सिर्फ इस क्रिमेटोरियम में 20 बॉडी से क्रिमेशन हुआ है जो कोविड प्रोटोकॉल से। हमने जब आंकड़ों में भारी अंतर देखा तो हमने 17 और 18 मई के आंकड़े भी निकाले। 17 मई यानी सोमवार को यूपी सरकार के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में मात्र 7 मौतें हुई, लेकिन यहां शमशान घाट पर मौतों का आंकड़ा 19 है। 18 मई को सरकारी आंकड़ों में गौतम बुद्ध नगर में मात्र 5 मौतें बताई गईं, लेकिन हकीकत में शमशान के आंकड़ों में मौतें 22 हैं, यानी सरकारी और शमशान के आंकड़ों में भारी अंतर है। 17 तारीख को सरकारी आंकड़ों में 7 मौतें हैं, शमशान के आंकड़े 19 मौतें बताते हैं। 18 तारीख को सरकारी आंकड़ों में 5 मौतें हैं, शमशान के आंकड़े 22 मौतें बताते हैं। 19 तारीख को सरकारी आंकड़े 5 मौतें बताते हैं, शमशान के आंकड़े 20 मौतें बताते हैं। यानी कुल 3 दिनों में सरकारी आंकड़ों में गौतम बुद्ध नगर में 17 मौतें हुई हैं, लेकिन शमशान घाट में हकीकत है कि कुल 61 लोगों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ है। नोएडा के सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी का कहना है कि आंकड़ों में अंतर इसलिए है कि नोएडा में बुलंदशहर, अलीगढ़ जैसे दूसरे शहरों के लोग भी कोरोना का इलाज करा रहे हैं, जिनकी यहां मौतें होती हैं और यहीं अंतिम संस्कार भी होता है। पर ये नोएडा के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको हम लोग नहीं गिनते। मौत के आंकड़ों में यूपी के लगभग हर जिले में सरकार और शमशान के आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। नंबर्स इस तरीके से फज किए जा रहे हैं कि ये जो हमने आंकड़े बताए हैं वो सिर्फ 94 का जो हिंदू क्रिमेटोरियम है, डेडिकेटेड क्रिमेटोरियम है कोरोना का, वहाँ के हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव में दफन कर देते हैं या गांव के बाहर जो शमशान होते हैं वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने की प्रथा है। वो नंबर्स तो हमने ऐड ही नहीं किए हैं। तो सोचिए कि अगर 19 तारीख को आधिकारिक आंकड़े 5 है तो यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल से 20 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। तो समझिए किस कदर जो उत्तर प्रदेश में नोएडा प्रशासन झूठ बोल रहा है और मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं जो कि कोविड से हैं। सहयोगी अशोक महाले के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्या आपको लगा था कि आपकी हालत एक दिन ऐसी कर दी जाएगी? आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।